नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी के प्रत्याशी आदिल चौधरी पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने समर्थकों को भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया। कुछ दिनों पहले ही आदिल चौधरी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सरकार बनने पर अपने विरोधियों को न छोड़ने की बात कह रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश यादव ने गुंडों को टिकट दिया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद से ये केस दर्ज हो चुका है। वीडियो में धमकी देते थे एसपी के प्रत्याशी और सरेआम इस वीडियो में धमकी देते हुए धमकाते हुए नजर आया और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के सामने आने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। वो सरकार बनाने पर अपने विरोधियों को न छोड़ने की बात कह रहे थे, धमकाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे थे। समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाए थे और देखिए वीडियो वायरल होने के बाद से बीजेपी नेताओं ने कई बार समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या सभी गुंडों को अपनी टिकट दे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई है कैंडिडेट्स की, उसमें कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन पर अभी भी क्रिमिनल केस चल रहा है। मेरठ दक्षिण से वीडियो वायरल होने के बाद से यह केस दर्ज हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो रुद्रप्रयाग जाएंगे। रुद्रप्रयाग में वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पार्टी के पक्ष में घर घर जाकर के वोट भी मांगेंगे। उत्तराखंड चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं को सरकार की नीतियों और कामों को बताकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे। अमित शाह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी करने का उनका कार्यक्रम है। महिला समूहों और अनुसूचित जाति समाज के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी ने अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार से जनता खुश है और इस बार भी मतदाताओं का आशीर्वाद बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है। केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की बात भी कह रहे हैं। बिजली और पानी फ्री में देने का वादा कर रहे हैं। उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। और 2022 में एक बार फिर से 300 पार का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। चुनावी रण में नेता पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में घमासान जारी है। 2022 में फिर 300 पार का दावा कर रही बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। पहले और दूसरे चरण को देखते हुए पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। आज जेपी नड्डा शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां कई बैठकें करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। जेपी नड्डा यहां पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। कोरोना के चलते निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए बीजेपी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही है। संगठन के कार्यकर्ता इस अभियान में पहले से ही जुटे हुए हैं। अब पहले और दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों वाले जिलों के लिए वरिष्ठ नेता पसीना बहा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज जनता को गिनाए जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर लगातार बीजेपी और उसके बड़े नेता हमलावर हैं। और यूपी में सत्ता को बचाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। ताबड़तोड़ दौरे भी वो कर रहे हैं और आज हस्तिनापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के चुनावी रण में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए सीएम योगी एक्शन में हैं। राज्य में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सरकार के कामकाज को जनता को बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज योगी हस्तिनापुर के दौरे पर हैं। यहाँ सीएम योगी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करेंगे, चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे।
पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। अयोध्यापुरी मंडप धर्मशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने ऐतिहासिक नगरी में पहुंचकर लोगों से संवाद की और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जनसंवाद जारी है। रैलियों पर रोक है तो नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और विधानसभा के चुनावी अखाड़े में आज कई नेता नामांकन भरने वाले हैं, जिसमें जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव पर्चा भरेंगे तो उत्तराखंड में लाल कुआं से हरीश रावत नामांकन दाखिल करेंगे। एसपी पीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव एसपी के सिंबल पर साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जसवंत नगर विधानसभा सीट से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले शिवपाल यादव ने दावा किया कि सपा प्रसपा का गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम में पहले चरण में गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। इटावा में जसवंत नगर विधानसभा सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव 6वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत हल्द्वानी पहुंच गए हैं। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से आज पर्चा दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि वो चुनाव जीतकर लालकुआं का विकास करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम करेंगे। उधर पंजाब में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट से पर्चा दाखिल करेंगे। नवजोत सिद्धू के खिलाफ वो चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब में राहुल गांधी के दौरे के दौरान सिद्धू और चन्नी गले मिले, लेकिन क्या दोनों के गले मिलने से दिल भी मिल गए? राहुल ने दोनों को क्या मंत्र दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी पंजाब पहुंचे तो अमृतसर में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वाल्मीकि समाज के युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। उनका आरोप था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार वाल्मीकि समाज का ख्याल नहीं रखती है। लेकिन जालंधर की वर्चुअल रैली में राहुल गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने अजीब सी स्थिति में डाल दिया। मंच पर ही मौजूद राहुल गांधी से सिद्धू ने कह दिया कि हफ्ते 10 दिन में पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान होना चाहिए। इस पर राहुल गांधी को बोलना पड़ा। आज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे नू लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है? सिद्धू और राहुल गांधी के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ये माना कि पंजाब की बेहतरी के लिए राहुल गांधी जिसे भी पंजाब में सीएम का चेहरा बनाएंगे उन्हें कबूल है। हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। उधर केजरीवाल ने ताल ठोकते हुए कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, सरकार हमारी ही बनेगी। और कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने इस्तीफा दे दिया है। जिलाध्यक्ष पर लगाया चरित्रहीन कहने का आरोप। प्रियंका वाड्रा को इसी सिलसिले में पत्र लिख करके इंसाफ की गुहार भी लगाई। यूपी के शेखोपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फराह नईम ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सदस्यता छोड़ने की भी बात कही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस में अब महिलाओं का शोषण हो रहा है। यहाँ का संगठन अब महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। फराह नईम का आरोप है कि पार्टी जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए और वो एक चरित्रहीन महिला है। फराह नईम ने का आरोप है कि जिला इकाई में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिलाध्यक्ष से ही सुरक्षा को लेकर डर है, ऐसे में वो चुनाव कैसे लड़ सकती है? फराह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। फराह के मुताबिक वो 14 वर्ष पुरानी कांग्रेस कार्यकर्ता है, पार्टी की पीपीसीई सदस्य है, कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था। लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि ओंकार सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि वो बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे दिखाएं। और दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
पीएम मार्च पास्ट का भी निरीक्षण करेंगे। एनसीसी कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपने उत्कृष्ट कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री की ओर से मेडल दिया जाएगा। इस साल देश के 17 प्रदेश महानिदेशालयों, केंद्र प्रशासित प्रदेशों से 380 लड़कियों समेत लगभग 1000 कैडेट्स करियप्पा ग्राउंड स्थित एनसीसी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी कैडेट वायरस हो या बाढ़ की चुनौती, हर मोर्चे पर देश की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम रहा है। भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक के तौर पे मजबूती से रहा है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस की संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 2,86,384 नए केस सामने आए हैं। सरकार ने 28 फरवरी तक कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस बढ़ा दिए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,86,384 नए केस सामने आए हैं और 573 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 19.5% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22,02,000 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,91,700 तक पहुँच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन अब देश में कम्युनिटी स्तर पर फैल गया है। कोरोना का नया वेरिएंट देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करता जा रहा है। इस बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर में 15 फरवरी तक मामलों में कमी आ जाएगी। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस समय कर्नाटक में सबसे ज्यादा 3,58,000 के करीब एक्टिव मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,06,357 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। पिछले कई दिनों से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। छात्रों के संगठन के आह्वान पर आज बिहार बंद बुलाया गया, जिसके समर्थन में अब आरजेडी समेत महागठबंधन की तमाम पार्टियां भी आ गई हैं। सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद भी छात्रों का गुस्सा नहीं थम रहा। इस बीच पटना पुलिस ने हंगामा करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार बंद के चलते पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन छात्रों के बंद को लेकर के खान सर ने वीडियो जारी कर प्रदर्शन न करने की अपील की है। तो आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों का विरोध अब और भी ज्यादा तेज हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से जब बातचीत करके आश्वासन दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, जिसको अब महागठबंधन का भी समर्थन मिल रहा है। बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से रेल पटरी पर आकर के इन छात्रों ने ट्रेन को आग लगा दी थी। कई ट्रेनें बाधित की गई थी, रूट्स बदलने पड़ गए थे, और अब ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। के लिए जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है, और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था, उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। और ज्यादा जानकारी के साथ साकेत जुड़ चुके हैं। साकेत, आज नाराज छात्रों ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया, क्या वो नाकाफी साबित हो रहा है? देखिए लगातार इस तरह के आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। खुद रेल मंत्री भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सब चीज क्लियर किया है, और कल सुशील कुमार मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से उनकी लंबी बातचीत हुई है, और उसमें उन्होंने जो छात्रों की मांग है वो तमाम मांगों पर वो तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासन और जो सत्ताधारी दल है उसके तरफ से लगातार छात्रों को ये मनाने की कोशिश जारी है कि आज जो प्रदर्शन होगा वो उग्र ना हो, छात्र प्रदर्शन उस तरह से ना करे। लेकिन इस तरह जैसे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, इन पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब जो चूंकि ये राजनीतिक रंग भी जैसे लेने लगा है, तो उसका क्या असर होता है आज के बंद में, ये देखना दिलचस्प होगा। और अभी जो सुबह 9 बजे के करीब पप्पू यादव ने कहा है कि वो निकलेंगे अपने सहयोगियों के साथ और
बंद करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तो ये देखना होगा कि क्योंकि इसको राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है उसका कितना असर इस छात्रों के आंदोलन पर पड़ा है। बिल्कुल, और इस बंद बुलाने की वजह से बिहार की जनता को भी कई मुश्किलों का सामना आज करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। राहुल गांधी आज पंजाब पहुंचे। अमृतसर में उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा जब पंजाब कल पहुंचे थे राहुल गांधी। वाल्मीकि समाज के युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। उनका आरोप ये था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार वाल्मीकि समाज का ख्याल नहीं रखती है। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जालंधर की वर्चुअल रैली में राहुल गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने अजीब सी स्थिति में डाल दिया। मंच पर ही मौजूद राहुल गांधी से सिद्धू ने यह कह दिया कि हफ्ते 10 दिन में पंजाब में कांग्रेस सीएम का चेहरे का ऐलान होना चाहिए। इस पर राहुल गांधी को बोलना पड़ा, कहना पड़ा कि चन्नी और सिद्धू के बीच कोई भी अनबन नहीं है। राहुल गांधी ने यह कहा कि दोनों ने मुझे भरोसा दिया है कि सीएम फेस किसी को भी बनाइए, दूसरा उसे पूरा सपोर्ट करेगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि जल्द ही सीएम फेस का ऐलान होगा। राहुल के इस ऐलान के बाद से चन्नी ने सिद्धू को बुला करके गले लगाया। राहुल गांधी जी तो बड़ा सवाल है, और मैं छाती ठोक के कहना अज पंजाब दे लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे नूं लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे? बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं? मैं कहना तुसी किसे नूं बनाओ सर, लेकिन ये दुचित्ती चो पंजाब नूं कड्डो। इस दुचित्ती चो हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तों बाद जितने इस दुचित्ती चो कड्डिया ना कि इनू लागू करने वाला कौन हो। दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। और नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ये माना है कि पंजाब की बेहतरी के लिए राहुल गांधी जिसे भी पंजाब में सीएम का चेहरा बनाए उन्हें कबूल है। कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा, हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी, तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है? मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। हुण मैं सिर्फ पंजाब वास्ते अज तो झोली मंगदा है कि साडी सरकार होनी चाहिए। असीं एकता दे नाल खड़ांगे, पंजाब नूं अगे लेके जावांगे, माफिया राज खत्म करांगे, हर लड़ाई पंजाब वास्ते लड़ांगे। लेकिन अज लोग एक चेहरा मंगते हैं, तुसीं जिहनूं कहोगे असीं नाल चलांगे। सिद्धू साहब ने पहला इस गल की प्रमुखता की कि है, मैं भी ये कहना है। तो चुनावी मौसम के बीच नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इस बार संत रविदास की जयंती पर वाराणसी स्थित उनके जन्मस्थल में नेताओं का जमघट नहीं दिखेगा। दरअसल मंदिर प्रशासन ने इस बार नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा है और ना जा रहे हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से संत रविदास के नाम पर सियासत हो रही थी उससे उनको मानने वाले नाखुश हैं। संत रविदास का ये वो दरबार है जहां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भक्त आते हैं, जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मत्था टेकते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में इस दरबार की फिजा इस बार बदल गई है। इस बार संत रविदास की जयंती पर मंदिर में भक्तों की भीड़ तो दिखेगी, लेकिन नेताओं को नो एंट्री रहेगी, क्योंकि इस बार चुनावी मौसम में नेताओं को उनकी जयंती पर निमंत्रण नहीं भेजा गया है। हालांकि ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि संत रविदास के दरबार के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो सबको, एक तो कोरोना कोविड है, दूसरा ओमिक्रॉन आ गया है, थर्ड वन जो है जो इलेक्शन, लोग इलेक्शन मोड में है। हमने किसी को इसके लिए कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया।
मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग भले ही कोरोना काल और आचार संहिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मंदिर की आड़ में जिस तरह से दलित दाव चला जा रहा था, उससे संत रविदास के भक्त खुश नहीं थे। भक्तों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि नेता सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर आते हैं। उनको दर्शन करने के लिए आना है, चुनाव बाद भी आ सकते हैं, बराबर मंदिर रहता है, कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धा के लिए तो आते नहीं हैं, और कोरोना काल के देखते हुए तो उनको ना ही आना अच्छी बात है। तो आप लोग को लगता है कि उनका श्रद्धा, उनका दिखावा है, बल्कि जो मेन मकसद होता है वो वोट बैंक की राजनीति होती है। और क्या है, उनको तो वैसे आना चाहिए ना, दर्शन के लिए तो बराबर मंदिर रहता है, 12 महीने कभी भी आके दर्शन करना चाहिए मंदिर पर। लेकिन आते नहीं है ना, कोई नहीं आता है, बस जयंती आएगा दर्शन आ जाते हैं, दर्शन के बहाने। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये धर्म है, संत रविदास जी का जन्म स्थान है, और इसमें राजनीति से इनको नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का एक केंद्र है। यहाँ आने से लोगों को अच्छा ज्ञान मिलता है, तो इससे राजनीति से अलग ही रखा जाए तो अच्छा है। और यहाँ राजनेताओं को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एकदम इसके मैं खिलाफ हूँ सर, एकदम आना नहीं चाहिए। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन को दलितों का सबसे बड़ा धर्म स्थल भी कहा जाता है, लेकिन हाल के सालों में यहाँ आस्था पर सियासत भारी पड़ती दिखी है। रविदास जयंती पर लगने वाले जलसे में नेताओं का खूब जमघट लगता था, और चुनावी साल में तो लाइन लग जाती थी। देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ मत्था टेकने के लिए पहुँच जाते हैं। आस्था का द्योतक नहीं है, और यदि आस्था का द्योतक होता तो दूसरे मंदिरों में भी जाते ये लोग, लेकिन गुरु रविदास मंदिर में भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर लगता है कि यहाँ जाने से इनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये मान लेंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे पुरखों को पूजते हैं, या हम जिनको भगवान के लेवल पर या महापुरुष के दर्जे में रखते हैं, तो उनके पास आते हैं। तो इस तरह से वो, मैं तो समझ रहा हूँ इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि जिस तरह से वोटों के लिए दलितों के घर में जाकर के खिचड़ी खाने का ड्रामा होता है, वैसे ही रविदास मंदिर में जाकर के मत्था टेक करके जो श्रद्धा व्यक्त की जाती है वो विशुद्ध रूप से राजनीति के लिए की जाती, उसमें आस्था नहीं दिखाई देती। अगर बात करें चुनावी राज्यों की, तो पंजाब में करीब 33% और उत्तर प्रदेश में करीब 20% के आसपास दलित वोट बैंक है। इन दलितों में संत रविदास को मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। दोनों ही प्रदेशों की राजनीति में ये रोल अदा करते हैं। ऐसे में चुनावी सीजन में मंदिर प्रशासन की ओर से नेताओं को निमंत्रण न भेजने का फैसला जरूर चौंकाने वाला है, और इसकी उम्मीद शायद राजनेताओं ने भी नहीं की होगी। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन हाल के दिनों में सियासत का बड़ा केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती सरीके जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो इस मंदिर में मत्था टेकने पहुंचते रहे हैं। राजनीतिक दिग्गजों की इस आस्था के पीछे कहीं न कहीं दलित वोट बैंक की राजनीति को बताया जाता है, लेकिन हालिया चुनावी मौसम में इस बार मंदिर के जो दरवाजे हैं वो इन नेताओं के लिए बंद रहेंगे। संत रविदास की जयंती पर इस बार जो मंदिर में इन नेताओं का जमघट नहीं लगेगा। दरअसल मंदिर प्रशासन ने कोविड और तमाम तरह की जो राजनीति होती है उसे ध्यान में रखते हुए इस बार नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।